Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27th October 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Timor-Leste has become 11th member of ASEAN group. सबसे पहले आसियान के बारे में समझते हैं. आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने मिल करके बनाया है ताकि आपस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन को बिल्ड कर सकें. बेसिकली एक आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला एरिया है. मेनली इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बनाया गया, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन पे भी फोकस किया जाता है अमंग्स द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑन दिस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आसियान. इसको बनाया गया था 1967 में इन बैंकॉक. जो ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स थे आसियान के वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. बाद में और भी देशों ने ज्वाइन किया जैसे ब्रुनाई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया. तो कंबोडिया वाज द लेटेस्ट मेंबर टू ज्वाइन इन 1999. और इस तरीके से टोटल आसियान के 10 मेंबर कंट्रीज थे टिल नाउ. अब करंट न्यूज़ ये है, इस कारण से आसियान ग्रुपिंग इस साल के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. और वो न्यूज़ ये है कि इन द ऑनगोइंग 47th आसियान समिट दैट हैज़ बीन हेल्ड इन कुआलालंपुर, मलेशिया, वहाँ पे आसियान ग्रुप ने तिमोर लेस्टे विच इज ऑल्सो नोन एज ईस्ट तिमोर उसको अपना 11th मेंबर की तरह इंक्लूड कर लिया है. So now you can see here Timor-Leste, also known as East Timor, is now 11th member of ASEAN grouping. This East Timor is an island nation. It is located in Pacific Ocean, northern part of Australia. Northern side of Australia में located है ये East Timor. And now East Timor is 11th member of ASEAN group. इतना ही न्यूज़ है, लेकिन ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको अलग से सबसे पहले कवर कर रहा हूँ. प्रीलिम्स में हो सकता है सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछ ले इस तरीके का. अभी तो ये प्रश्न देख करके आपको सरल लगेगा, लेकिन वहां पे हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं. तो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन रिलेटेड विथ आसियान ग्रुपिंग ओनली. 2026 has been declared as ASEAN India Year of Maritime Cooperation. Important from our syllabus GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, आपको जैसा कि मैंने बताया कि 47th आसियान समिट कंडक्ट की गई है इन कुआलालंपुर, मलेशिया. तो आसियान समिट के साथ साथ कुछ और भी समिट्स मलेशिया ने कंडक्ट किए हैं. उसमें से एक है आसियान इंडिया समिट. तो आसियान के मेंबर कंट्रीज तो मिले ही, ये जो 10 मेंबर्स थे प्लस 11 ईस्ट तिमोर, इनके लीडर्स तो मिले ही टू पार्टिसिपेट इन 47th आसियान समिट. तो उसी के साइडलाइंस पे, उसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि एक और समिट करा दी गई जिसको कहा गया है आसियान इंडिया समिट. ऐसा ही होता है हर साल, आसियान मेंबर्स जब मिलते हैं तो ऑन द साइडलाइंस ऑफ आसियान समिट इंडिया आसियान समिट भी कंडक्ट की जाती है. सो कुआलालंपुर में जो अभी समिट कराई गई दैट वाज 47th आसियान समिट, but on the sidelines of this 47th ASEAN summit, 22nd ASEAN India summit was also conducted. The summit was attended virtually by our Prime Minister नरेंद्र मोदी जी. और उस समिट के दौरान 22nd ASEAN India समिट के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2026 यानी कि जो अपकमिंग ईयर है, इट विल बी सेलिब्रेटेड एज आसियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन. इससे क्या होगा कि आसियान ग्रुप्स और भारत के बीच में मैरीटाइम इंटीग्रेशन मजबूत होगा. और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके से अटेम्प्ट है टू रिस्ट्रिक्ट चाइनाज एग्रेसिव पोस्चरिंग इन साउथ चाइना सी. इस एरिया में चाइना काफ़ी एग्रेसिव स्टैंड ले रहा है. उसने 9 डैश लाइन ड्रॉ कर दी है यूनिलैटरल मैनर में, थ्रेटनिंग सोवरेनिटी, मैरीटाइम सोवरेनिटी ऑफ मैनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. तो इसी कारण से आप कह सकते हैं कि भारत ने 2026 को आसियान इंडिया
ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन डिक्लेयर किया है। ये जो 2026 being declared as ASEAN India Year of Maritime Cooperation है, it will definitely give boost to India's Act East policy। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में। देखिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत सरकार लेकर के आई थी साल 2014 में, बट इट वाज नॉट completely a new policy in itself, it was an upgrade to the already existing policy। इसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को समझने से पहले थोड़ा लुक ईस्ट के बारे में समझते हैं। देखिए, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1991 में विथ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, एंड यूएसएसआर वाज एन इंपॉर्टेंट एलाई ऑफ इंडिया, चाहे वो डिफेंस पार्टनरशिप हो या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद इंडिया वाज नाउ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू ट्रेडिंग पार्टनर्स। भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स भी आ चुका था, तो भारत को अब और ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने की ज़रूरत थी। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका था, तो इन दो कारणों से भारत अब नए ट्रेडिंग पार्टनर्स ढूंढ रहा था। और उसी दौरान फिर भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। India's Look East policy launched in 1992 post LPG reforms and disintegration of USSR in 1991. It mainly aimed at promoting economic integration of India with Southeast Asian grouping यानी कि आसियान ग्रुपिंग। इसका मेन लक्ष्य था कि आसियान देशों के साथ ट्रेड प्रमोट किया जाए, आसियान देशों से इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा भरत में लाया जाए। तो इसके साथ ही इंडिया आसियान इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्टार्टेड गेटिंग डेवलप्ड पोस्ट 1992 after launching of Look East policy by the government of India। लेकिन उसका बाकी फायदा भी हुआ अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इंडिया आसियान के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का नतीजा ये हुआ कि दोनों साइड्स ने मिलकर के आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। ट्रेड मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुआ दोनों साइड्स के बीच में। उसका पॉलिटिकल फायदा भी हुआ जब भारत ने आसियान कंट्रीज के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च किया, तो उसका एक फायदा ये भी हुआ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया आसियान समिट लॉन्च किया गया, जिसका 22nd एडिशन हाल फिलहाल में किया गया है। तो आसियान कंट्रीज के साथ सिर्फ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चूंकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन स्ट्रेंथन हुआ, ट्रेड बढ़ा, तो फिर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी होने लगा। इंडिया आसियान समिट लॉन्च किया गया। बाद में बिकॉज ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया विथ आसियान ग्रुपिंग भारत को मेंबरशिप मिली इन ईस्ट एशिया समिट ऑल्सो। तो ईस्ट एशिया समिट एक लार्जर ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जिसमें 4 हैं आसियान कंट्रीज। वो आसियान देश के साथ बाकी और 8 देश हैं जिन्होंने मिल करके प्लेटफॉर्म बनाया है ईस्ट एशिया समिट। इसमें साल में एक बार मुलाकात होती है और इम्पोर्टेंट ग्लोबल इश्यूज पे चर्चा होती है। तो ईस्ट एशिया समिट में आसियान कंट्रीज तो हैं ही, जिसमें अभी तक 10 मेंबर्स थे, अब हो गए 11, प्लस 8 इम्पोर्टेंट देश और हैं दुनिया के। वो हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रसिया, यूएस एंड इंडिया। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की गई विथ गोल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज यानी कि आसियान ब्लॉक। लेकिन इसका फायदा और भी हुआ, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी हुआ आसियान कंट्रीज के साथ, और भारत ने लॉन्च किया आसियान इंडिया समिट। और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का नतीजा ये हुआ कि इंडिया को मेंबरशिप मिली ऑफ अ लार्जर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग जिसका नाम है ईस्ट एशिया समिट, जिसमें अब पहले तो 18 देश थे, लेकिन ईस्ट तिमोर के इंक्लूजन के बाद टोटल 19 देश हो जाएंगे, क्योंकि उसका सेंटर है आसियान, प्लस 8 इंपॉर्टेंट देश दुनिया के हैं जो ईस्ट एशिया समिट का हिस्सा हैं। कमिंग बैक टू दिस लुक ईस्ट पॉलिसी, तो लुक ईस्ट पॉलिसी भारत ने लॉन्च किया 1992 में, लेकिन विथ टाइम, विद द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, चाइना का एग्रेशन साउथ चाइना सी में बढ़ने लगा। चाइना यूनिलैटरली एंड इन आर्बिट्ररी मैनर ड्रू दिस 9 डैश लाइन इन साउथ चाइना सी एंड स्टार्टेड क्लेमिंग 90% एरिया ऑफ साउथ चाइना सी। तो इससे हुआ क्या कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, खासकर वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ऐसे देश थोड़े थ्रेटेंड होने लगे बिकॉज ऑफ चाइनाज एग्रेसिव पोस्चरिंग इन साउथ चाइना सी। प्लस भारत को भी ऐसा समझ आ रहा था कि पहले साउथ चाइना सी में अपने डोमिनेंस को स्टैब्लिश करने के बाद चाइना विल स्टार्ट असर्टिंग इट्स एग्रेशन इन इंडियन ओशन ऑल्सो, जो भारत को कभी पसंद नहीं आएगा।
क्योंकि इंडिया वांट्स इंडियन ओशन रीजन टू रिमेन फ्री फ्रॉम एनी अदर एग्रेसिव कंट्रीज लाइक यूएस या चाइना। तो साउथ चाइना सी में ही चाइना को रोकना होगा, उसको फर्दर इंडियन ओशन में अपने फुटप्रिंट को स्ट्रेंथन करने नहीं देना होगा। दैट वाज द गोल ऑफ इंडिया। गाइडेड बाय दिस एम, इंडिया स्टार्टेड लुकिंग मोर एंड मोर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन विद दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। और यही कारण है कि साल 2014 में भारत सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड किया इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उसका मेन लक्ष्य था कि अब इन साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ सिर्फ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं किया जाएगा, विच वाज द कोर आइडिया बिहाइंड लुक ईस्ट पॉलिसी। अब स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन भी की जाएगी, पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी की जाएगी। उसके पीछे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लक्ष्य था दोनों ही साइड्स का, आसियान देशों का और भारत का लक्ष्य था कि चाइना के एग्रेसिव पोस्चरिंग इन साउथ चाइना सी को काउंटर किया जाए। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज चाहते थे कि चाइना को साउथ चाइना सी में काउंटर किया जाए, चैलेंज किया जाए, उसके जो अग्रेसिव अप्रोच है उसको रोका जाए। और कहीं ना कहीं भारत का लक्ष्य था कि कहीं किसी भी तरीके से चाइना को साउथ चाइना सी से फर्दर अपने एग्रेशन को इंडियन ओशन में लाने से रोका जाए, इंडियन ओशन में चाइना के स्ट्रेंथनिंग ऑफ फुटप्रिंट को रोका जाए। दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज गोल। तो दोनों देशों के आपस में एक सिनर्जी बैठ गई, दोनों साइड्स की, आसियान देशों की और भारत की, और इस कारण से फिर लॉन्च किया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी। अपग्रेड अलग अलग सेंस में है। मैंने जैसे कहा कि अगर फोकस एरिया देखा जाए तो लुक ईस्ट का फोकस एरिया था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एक्ट ईस्ट का फोकस एरिया है इकोनॉमिक, कल्चरल एज वेल एज स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन। इम्प्लिसिटली द गोल इज टू काउंटर चाइना। इसके अलावा जोग्राफिकल फोकस भी देखा जाए तो लुक ईस्ट मेनली फोकस्ड ऑन इंटीग्रेशन विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जबकि एक्ट ईस्ट फोकसेज ऑन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बट ऑल्सो कवर्स सम ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक जापान एंड साउथ कोरिया। लुक ईस्ट पॉलिसी वाज वेरी डिफेंसिव एंड कॉशियस। इसमें लक्ष्य था कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जाए, बट किसी भी देश को किसी भी तरीके से थ्रेटन ना किया जाए इम्प्लिसिटली भी। But Act East policy is more proactive and having assertive stance, which aims at establishing India as a superpower in the region. Look East policy was mostly bilateral. दो देशों के बीच में आपस में इंटीग्रेशन, भारत ने जैसे मलेशिया के साथ या सिंगापुर के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करने की कोशिश की। एक्ट ईस्ट इज मोर प्रोएक्टिव, इट इज मल्टीलैटरल एंड फोकसेज ऑन कंप्लीट रीजनल एंगेजमेंट्स। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे यूपीएससी या एपीएससी ने कई बार मेंस में प्रश्न पूछे हैं। करंट न्यूज़ तो बस ये है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत भारत ने एक नया चैप्टर ऐड कर दिया है, दैट इज 2026 को डिक्लेयर कर दिया गया है आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। साथ ही साथ मैंने आपको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में बता दिया, उसकी थोड़ी हिस्ट्री बता दी लुक ईस्ट पॉलिसी, और ये भी बता दिया कि आखिर लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में अपग्रेड क्यों किया गया, उसके पीछे था चाइना फैक्टर। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ईस्ट एशिया समिट के बारे में मैंने आपको बताया, आसियान के बारे में मैंने बताया, उसके बेसिस पे सवाल आराम से सॉल्व किया जा सकता है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। यूपीएससी ने साल 2016 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे ऐसा प्रश्न पूछा था कि आखिर क्यों भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई और उसके पीछे का कारण क्या था। तो डिस्कशन के बेसिस पे आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स ऑल्सो। हिंट्स में आपको थोड़े से 2-4 नए पॉइंट्स भी मिलेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत जो भारत ने नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे ईटीसी। करंट जो डेवलपमेंट है वो भी लिख सकते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत भारत ने 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट C2S स्केल मॉडल, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है C2S स्केल मॉडल? देखिए, C2S स्केल स्टैंड्स फॉर सेल टू सेंटेंस स्केल। सिंपल भाषा में कहें तो इट इज एन एआई मॉडल डिजाइन टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, और उसके हिसाब से फिर वो ट्रीटमेंट सिस्टम डेवलप करता है। तो बॉडी के सेल्स को आइडेंटिफाई करके और उस हिसाब से वो किस तरीके का उस ट्रीटमेंट होना चाहिए, अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई डिजीज है, तो
वो बताता है सेल टू सेंटेंस स्केल, शॉर्ट में कहें तो C2S स्केल। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय गूगल्स डीप माइंड। एकदम सरल भाषा में कहें समझने के लिए तो आप कह सकते हैं कि C2S स्केल इज चैट जीपीटी फॉर बायोलॉजी। उसमें चैट जीपीटी भी एक क्या है, एक लार्ज लर्निंग मॉडल है जिसमें वो अलग अलग इंफॉर्मेशंस पढ़ करके सीखता रहता है। LLM मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो अलग अलग इंफॉर्मेशन पढ़ करके खुद ही सीखता रहता है और फिर जब हम उससे प्रश्न पूछते हैं तो उसका वो जवाब देता है। वैसे ही ये C2S स्केल क्या करेगा, ये इंसानों के सेल्स को पढ़ता रहता है, इंसानों के सेल रिलेटेड डेटा को स्टडी करता रहता है, उसके बेसिस पे वो अपनी लर्निंग को स्ट्रेंथन करता रहता है। और फिर क्या होता है कि हम जब उससे सवाल पूछते हैं कि इस बीमारी का कैसे इलाज होना चाहिए तो वो हमें सजेशन भी देता है। तो सरल भाषा में समझने के लिए कहें तो इट इज चैट जीपीटी ऑफ बायोलॉजी। चैट जीपीटी लर्न्स फ्रॉम द डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन सेवरल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। This C2S scale learns from the human cells, and then ChatGPT gives us answer on some general development happening across the world. This C2S scale gives answer about treatment in case of any infection or disease in human body. This model learns from cell data. यह है C2S scale developed by Google's DeepMind. अब करंट न्यूज ये है कि ये जो C2S स्केल है इसने सजेस्ट किया कि जो एक मेडिसिन है CX4945, इसका पूरा नाम है सिलमीटैरेस्टिब CX4945, ये मेडिसिन ऑलरेडी मार्केट में इस्तेमाल होती रही है टू ट्रीट कैंसर। इसने क्या किया है, इस C2S स्केल मॉडल ने क्या किया है, उसने बताया है कि इस मेडिसिन का और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ध्यान रहे प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से C2S स्केल मॉडल ने कोई नया मेडिसिन सजेस्ट नहीं किया है। दिस मेडिसिन इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इट हैज बीन इन यूज, बट दिस C2S scale model did not discover this new drug. Instead, it has identified the potential new way to use it. This AI tool has analyzed massive data sets of cell line, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके के सेल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसने प्रेडिक्ट किया है कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है टू इन्हांस इम्यून सिस्टम ऑफ अ बॉडी in order to attack cancerous tumor. तो दिस मेडिसिन इज ऑलरेडी इन यूज टू ट्रीट कैंसर, बट इस मेडिसिन का और अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इन ऑर्डर टू ट्रीट विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंसर, ऐसा सजेस्ट किया इस C2S स्केल मॉडल ने। बाद में इसके सजेशन को लैब में जब कंफर्म करने की कोशिश की गई तो इट वाज वैलिडेटेड। This AI prediction was validated. This C2S scale model prediction about this medicine CX4945 and its potential use to deal with other kinds of cancer in different ways was validated in lab test also. तो इससे पता चलता है कि in the coming time AI's application in the field of medical science is going to increase. मेंस में भी अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है कि इन जनरल AI रिलेटेड सवाल आता है कि AI का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो उसमें अलग अलग एरियाज के अलावा आप मेडिकल साइंस में आप बताएंगे कि इन द रिसेंट टाइम AI's एप्लीकेशन इन मेडिकल साइंस का एक अच्छा एग्जांपल है कि गूगल का डीप माइंड एक AI टूल है फॉर मेडिकल साइंस। उसने हाल फिलहाल में एक मेडिसिन का पोटेंशियल यूज सजेस्ट किया for dealing with cancer, different type of cancers, and that use was later on validated in lab tests as well. तो ये याद रखिएगा C2S scale model। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज रैम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार पिछले साल भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य है कि जैसे पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है सिविलियंस को फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट फील्ड्स, वैसे ही नेशनल लेवल पे पद्मश्री टाइप का अवार्ड दिया जाए टू द साइंटिस्ट फॉर देयर अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। साल 2024 में इसको पहली बार दिया गया। ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है इसके 4 मेन कैटेगरी हैं। विज्ञान रत्न
इट इज़ गिवन टू अ साइंटिस्ट जिन्होंने लाइफ टाइम में कोई बहुत अचीवमेंट्स किए हैं, बहुत कंट्रीब्यूशन किए हैं, तो विज्ञान रत्न उनको दिया जाता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर विज्ञान श्री दिया जाता है टू द डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूटर्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये दिया जाता है टू इनकरेज यंग साइंटिस्ट्स हु आर अंडर द एज ऑफ 45 एंड हैव डन एक्सेप्शनल वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड फिर विज्ञान टीम अवार्ड भी दिया जाता है, अवार्डिंग अ टीम ऑफ 3 और मोर साइंटिस्ट फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट फील्ड्स। तो किसी प्रोजेक्ट पे अगर किसी टीम ने मिलकर के काम किया तो उस टीम को रिकॉग्नाइज करने के लिए विज्ञान टीम अवार्ड दिया जाता है। करंट न्यूज ये है कि साल 2025 के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अनाउंस किया है। विज्ञान रत्न अवार्ड, दैट इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, हैज बीन गिवन टू जयंत विष्णु नारिलकर साहब। ही वॉज एन एमिनेंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट। उनकी लास्ट ईयर डेथ हो गई थी मई 2024 में, तो पोस्ट ह्यूमसली उनको जेवी नारिलकर साहब को ये विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है। विज्ञान श्री अवार्ड 8 साइंटिस्ट को दिया गया है। विज्ञान युवा अवार्ड 14 साइंटिस्ट को दिया गया। अब सबके नाम तो रटना संभव नहीं है, एक बार बस देख सकते हैं आप कि किनको किनको विज्ञान श्री अवार्ड मिला, किसको विज्ञान युवा अवार्ड मिला। हाँ, विज्ञान टीम अवार्ड याद रखिएगा, विज्ञान टीम अवार्ड हैज बीन गिवन टू एरोमा मिशन साइंटिस्ट अंडर CSIR। तो विज्ञान टीम अवार्ड हैज बीन गिवन टू टीम ऑफ एरोमा मिशन CSIR, एग्रीकल्चरल साइंस के अंतर्गत। तो क्या है अरोमा मिशन, उसके बारे में ही समझते हैं। देखिए, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भारत सरकार की एजेंसी है जिसका काम है देश के अंदर साइंटिफिक एक्टिविटीज को प्रमोट करना। CSIR ने एक मिशन लॉन्च किया, CSIR अरोमा मिशन, जिसका मेन लक्ष्य है टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक क्रॉप कल्टीवेशन इन इंडिया। एरोमेटिक क्रॉप जैसे कि लेवेंडर, लेमन ग्रास, मिंट, इनका कल्टीवेशन भारत में प्रमोट किया जाए। इससे क्या होगा, नई नई टेक्नोलॉजी लाई जाए और वो फार्मर्स तक अवेलेबल कराई जाए। दैट वाज द गोल ऑफ CSIR एरोमा मिशन, लॉन्च्ड इन 2016 इटसेल्फ। इससे क्या होगा कि जब फार्मर्स इस तरीके के एरोमेटिक क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो उनकी इनकम इंक्रीज होगी, बिकॉज दीज क्रॉप्स विल यील्ड हायर रिटर्न फॉर देयर एक्टिविटी। तो फार्मर्स की इनकम ऑगमेंटेशन होगी बिकॉज ऑफ दिस हाई वैल्यू एरोमेटिक क्रॉप्स। उसके अलावा हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस भी रिड्यूस होगा, क्योंकि अभी देश में बहुत ज़्यादा इन एरोमेटिक क्रॉप्स के लिए हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। और जब फार्मर्स ग्रो करेंगे इस तरह के एरोमेटिक क्रॉप्स, तो इन क्रॉप्स की प्रोसेसिंग के लिए फिर नए नए जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी इन द रूरल एरिया, जिससे रूरल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी इन रूरल एरिया भी बढ़ेगी। दैट वाज द गोल बिहाइंड CSIR अरोमा मिशन। दिस मिशन हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड दैट इज वाई दिस CSIR अरोमा मिशन की टीम को इस साल दिया गया है विज्ञान टीम अवार्ड अंडर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। CSIR अरोमा मिशन में मेन फोकस रखा गया ऑन लेवेंडर कल्टीवेशन, दैट टू इन जम्मू एंड कश्मीर। लेवेंडर कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज पर्पल रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। दिस लेवेंडर कल्टीवेशन को प्रमोट करना ही कहा गया है पर्पल रिवॉल्यूशन, विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ CSIR अरोमा मिशन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट उमा छेत्री बिकमिंग फर्स्ट फ्रॉम असम एंड इंटायर नॉर्थ ईस्ट टू प्ले ICC वर्ल्ड कप। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, उमा छेत्री जी पे ऑलरेडी APSC ने प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा हुआ है लास्ट ईयर, तो आगे भी पूछ सकता है, इसलिए एक बार देख लेते हैं। उमा छेत्री हैज बिकम फर्स्ट क्रिकेटर फ्रॉम असम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू प्ले इन ICC वर्ल्ड कप मैच। हाल फिलहाल में सी रिसीव्ड वनडे इंटरनेशनल कैप नंबर 157 फॉर इंडिया while playing a match against बांग्लादेश इन नवी मुंबई। तो ICC वुमेन वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें उमा छेत्री जी को मौका मिला खेलने के लिए अगेंस्ट बांग्लादेश। उसके साथ ही पूरे असम या नॉर्थ ईस्ट से वो पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जो ICC मैचेस खेल रही हैं। सो शी वॉज गिवन हर कैप, इंडिया कैप, बाय इंडियाज वाइस कैप्टन स्मृति मंथाना। उमा छेत्री ने लास्ट ईयर ही अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था, बट सी डेब्यू इन T20 मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तब उनके रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि कौन पहला असम का खिलाड़ी है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में डेब्यू किया है। अब उन्होंने ICC मैचेस में अपना डेब्यू किया है, ICC वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने अपना डेब्यू किया है। ये रिसेंट न्यूज है।
कल जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दिया था सैटरडे को, क्राउड आउट इफेक्ट से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। गोल्ड ट्रांस से रिलेटेड ऑप्शन डी, पोर्शन ऑफ कंट्रीज कोटा एट IMF। सेविला फोरम सोवरेन डेट रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।